Afternoon, all of you. Welcome back once again. This is your computer science teacher Ravi Yadav, and today we are going to cover employability skills, and the topic inside the employability skills module is feedback. Okay, for class 10th, आज हम 10th क्लास के लिए फीडबैक नामक चैप्टर को कवर करेंगे, जो कि आपके पार्ट है employability skills सेक्शन। ठीक, चलिए अब बात करते हैं फीडबैक की कि फीडबैक होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स में फीडबैक का रोल क्या है, फीडबैक अपना क्या काम करता है। जैसे हम लोगों ने 9th क्लास वाली स्लाइड में देखा हो, अगर आपको याद हो, तो फीडबैक होता क्या है। सब इफ समवन वांट्स टू से समथिंग टू अनदर पर्सन, और जो अनदर पर्सन है वो पहले वाले पर्सन की बात को समझ लेता है और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज फीडबैक। मींस रिस्पांस टू द रिसीव्ड मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। आगे लिखा हुआ रिस्पांस टू द रिसीव्ड मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। आपने जो भी मैसेज रिसीव किया है उसके अकॉर्डिंगली क्या रिस्पांस दिया है, उस रिस्पांस को फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक के बहुत सारे फायदे हैं और जरूरत भी है फीडबैक की। फीडबैक क्यों होना चाहिए? देन feedback is essential in communication so as to know whether the recipient has understood the message in the same terms as intended by the sender and whether he agrees to that message or not। मतलब जो सामने वाले ने कहा है, जो सेंडर ने कहा है, क्या वो रिसीवर ने एज इट इज समझा है कि जो भी कहा गया है वो बात उसके बिल्कुल सामने समझ में आई है कि किसने क्या कहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, सेंडर का इंटेंशन क्या है, और वो उस मैसेज से एग्री करता है या नहीं करता है। इस पूरे सोच विचार को, इस पूरे प्रोसीजर को फीडबैक कहा जाता है। फीडबैक गिवन टू पीपल हेल्प्स द पर्सन टू इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट। फीडबैक जिसको भी दिया जाता है या जो भी प्रॉपर फीडबैक रहता है, वो इंसान की परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में, उसके आउटपुट को इम्प्रूव करने में काम आता है। क्योंकि जैसा आपका फीडबैक रहेगा सामने वाला वैसे रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, अगर मेरे प्रोडक्ट का फीडबैक मार्केट में अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं उसकी सेल्स कम कर दूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या कि अगर फीडबैक अच्छा नहीं मिला और मैं सेल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाए जा रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन बढ़ाए जा रहा हूँ, उसकी सेल्स जब ऑटोमेटिक कम होगी तो मुझे बहुत लॉस होगा। तो पूरा बिजनेस, पूरा प्रोडक्शन साइकिल डिपेंड करता है आपके फीडबैक। आगे लिखा है फीडबैक कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन साइकिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो भी कम्युनिकेशन होता है वो फीडबैक पर ही कंप्लीट आके होता है। जब कोई प्रॉपर फीडबैक आता है तभी हम मानते हैं हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम किसी स्टोरी भी सुनाते हैं, तो भी जो स्टोरी सुन रहा होता है वो हमें करके रिस्पॉन्स करता है, वही बात कही तो कहता है ओके, अच्छा, ओके। ये सब चीजें फीडबैक का एग्जाम्पल। अब जैसे आर्मी में कोई ट्रेनर है, वो अपनी प्लाटून को पूरे ट्रेन जब करता है तो उसमें को समझा रहा होता है, तो लास्ट में जोर से बोलता है कोई शक, जवानों कोई शक। तो ये जो कोई शक वर्ड है दैट इज फीडबैक। वो उससे फीडबैक का उम्मीद कर रहा है, किसी को कोई भी शक है, कोई भी डाउट है तो उसे रिस्पॉन्स कर सकता है। तो व्हेन ही सेज कोई शक, इट मींस ही वांट्स अ प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम हिज टीम। फीडबैक क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो क्लास के दौरान आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर। अब देखिए यहाँ हमें देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फीडबैक, मतलब एक अच्छे फीडबैक की क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट पॉइंट इज फीडबैक शुड बी मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल से आप समझ सकते हैं कि फीडबैक ऐसा ना हो कि आपको सामने वाले की रिस्पॉन्स ही समझ में नहीं आ रही, वो कहना क्या चाह रहा है। मींस इट हैव एनफ डेटा फॉर रिसीवर सो दैट ही मे अंडरस्टैंड इट करेक्टली। मतलब आपने फीडबैक दिया बट रिसीवर भी नहीं समझ पा रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो उस केस में फीडबैक थोड़ा इम्प्रॉपर टाइप का हो जाता है। आपका जो फीडबैक है वो मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए, मतलब जो भी आप कहना चाह रहे हैं वो उसमें लगभग हर बात समझ में आ रही हो, हर दिशा में बात कही गई हो, दैट इज मल्टी डायमेंशनल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्शन टीम है और वो एक सोप बनाती है, तो सोप में आपने कहा कि हाँ साबुन के बारे में पूछा कैसा है, तो ठीक है बस, बट कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए। अब वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, ठीक है उसके बाद बट कुछ इम्प्रूवमेंट भी चाहिए। तो जब ठीक है फिर इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए? तो आपका जो फीडबैक है दैट शुड बी क्लियर। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फीडबैक शुड बी नॉन इवेल्युएटिव। नॉन इवेल्युएटिव मतलब क्या होता है कि मींस डोंट कंपेयर वन विद अदर, सिंपली टेल हाउ पर्सन शुड डू इवन मोर बेटर। मतलब एक दूसरे के साथ इवेल्युएशंस मत करो, कंपेयर मत करो। ये मत करो कि आपका चीज खराब है, उनका बहुत अच्छा था, आप वाला सोप प्रॉपर नहीं है, दूसरा सोप बहुत अच्छा है। अब अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या कमियां हैं? तो सिंपली कंपैरिजन नहीं करना है। वी हैव टू से, वी हैव टू सिंपली टेल द पर्सन हाउ शुड इवन डू मोर बेटर, कि उसको अपना प्रोडक्ट सुधारने के लिए और ज्यादा क्या करना है, कैसे उस चीज को इम्प्रूव कर सके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट इज फीडबैक शुड बी सपोर्टिव, मतलब जो भी फीडबैक दे रहा है, जो भी फीडबैक देने वाला पर्सन है, जो रिसिपेंट है, वो फीडबैक किसी को क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा बोलने वाला नहीं होना चाहिए। देखो, जहां तक हो सके आपको पॉजिटिव फीडबैक ही देना चाहिए, और जो कमियां हैं सामने वाले में वो एक अदर वे में समझा देनी चाहिए जिससे उसको बुरा ना लगे। तो आपका फीडबैक शुड बी सपोर्टिव, जिससे कि इंसान और आगे कर सके। अब स्टूडेंट्स को भी हम फीडबैक देते हैं तो नॉर्मली कहा जाता है बेटा आपने बहुत अच्छा किया और आप और अच्छा कर सकते, दिस इज द सपोर्टिव फीडबैक। ओके, एकदम कमियां निकालना, किसी में क्रिटिसाइज करना, दिस इज नॉट गुड। नेक्स्ट इज फीडबैक शुड बी कंसिस्टेंट, इट शुड बी रिलेटेड टू द डिटेल्ड कंसर्निंग कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस, मतलब कंसिस्टेंट होना चाहिए। फीडबैक कंसिस्टेंट से मतलब है कि अगर आप किसी संबंध में कोई फीडबैक दे रहे हैं तो वो उससे रिलेटेड हो, ऐसा इधर उधर का ना हो कि आपने बहुत अच्छा नहीं किया, आप बहुत अच्छा पढ़ सकते थे, आप उसको देखो उसने ऐसा किया, वो ऐसा करता था, वो पूरी पूरी रात पढ़ता था, इस तरह से आप सामने वाले को डिमोटिवेट कर। सो जो भी आप कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं फीडबैक, वो उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे कंसर्न होना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस से कंसर्न होना चाहिए, दैट फीडबैक शुड बी मोर इम्पोर्टेंट। Then feedback should be constructive. It should help candidates feel confident and determined to do even better instead of feeling disheartened or discouraged. वही बात है जो हमने भी पहले कही कि जो फीडबैक है आपका वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, किसी को तोड़ने वाला नहीं, जोड़ने वाला होना चाहिए। यानी कि जिससे सामने वाले को अच्छा फील हो, कॉन्फिडेंट फील हो, डिटरमाइंड फील हो, और वो और अच्छा करने की कोशिश करे, उसके दिल ना टूटे, उसको बुरा ना लगे, इस तरह का फीडबैक आपका नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके गुड फीडबैक की। अगला पॉइंट है कि फीडबैक के टाइप्स क्या होता है। तो फीडबैक दो प्रकार का होता है, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। ओके, अब दोनों में समझते हैं स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो स्पेसिफिक फीडबैक प्रोवाइड्स द डिटेल और द स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन व्हाट द एम्प्लॉय डिड वेल और गुड, मतलब किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर एक अच्छा फीडबैक देना, उसको समझाना कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, कैसा किया है। तो ये स्पेसिफिक एक पर्सन के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द वे यू क्राफ्टेड दीज आर्टिकल्स टुगेदर टू टेक द क्लाइंट टू द सेल्स प्रोसेस इज वेरी, मतलब आपने एक तारीफ के तौर पे कहा कि आपने जिस प्रकार से आर्टिकल क्राफ्ट किया, ये सब बनाए, बहुत अच्छा है, क्लाइंट ऐसे बहुत इम्प्रेस होगा, या फिर प्रोसेस था वो बहुत अच्छा था। तो ये जो एक स्पेसिफिक फीडबैक है, इसी एक पर्सन को आप करें। बट अगर बात करते हैं जनरल फीडबैक या नॉन स्पेसिफिक फीडबैक की, तो कॉमन फीडबैक होता है, जैसे किसी अभी आगे लिखा हुआ है कि अनदर हैंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक इज such as good job or you did a great. General feedback for the most part is not very helpful for employees and it is created the impression that you have not enough in depth about their work. मतलब जब हम जनरली कह देते हैं इसमें ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि आपने उस काम को कितनी गहराई से समझा है, और हम जनरल जो फीडबैक देते हैं उसको हम जनरल फीडबैक बोलते हैं, ठीक है आपने अच्छा किया, वेरी गुड, यू डिड अ ग्रेट जॉब, या इस तरह के जो फीडबैक्स रहते हैं वो आपके जनरल फीडबैक रहते हैं या नॉन स्पेसिफिक फीडबैक रहते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स। ये हम लोगों ने कवर किया हुआ है पिछले स्लाइड्स में भी, 9th क्लास वाली में, अगर आपको याद है। ध्यान आपको ये रखना, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जो वीडियोस होते हैं ये आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आप टॉपिक समझ यहाँ सकते हैं, बट आप जब नोट्स बनाएं तो जो जो टॉपिक मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ उसको अच्छे से इलेबोरेट करके अपनी कॉपी पे नोट्स बनाएं, बुक्स की हेल्प लें, नेट की हेल्प लें, तब नोट्स बनाएं। आपके नोट पूरे अच्छे होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए, इन डेप्थ होने चाहिए, डीप, जिससे आप पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आए। और जो वीडियोस होते हैं, क्योंकि हम 10-15 मिनट या 20 मिनट की वीडियो में इतना डिटेल में आपको नहीं समझा सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक एक टॉपिक को हम नॉर्मली कवर करते हुए चलते हैं, जिससे कि आप जब नोट्स बनाएं तो आपको वो पूरा टॉपिक अननोन ना हो, ऐसा ना हो कि आपको उसमें कुछ भी ना आ रहा हो। तो उस दौरान आप जब नोट्स बना रहे होते हैं तब भी कोई चीजें ऐसी रहती हैं जो आपके माइंड में स्किप होती है, नहीं समझ में आ रही होती, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरा क्लियर कर सकते हैं। तो नोट्स आपको डीप ही बनाने हैं, डिटेल्ड नोट्स बनाने हैं और अच्छे नोट्स बनाने हैं, बिकॉज एग्जाम में वही हेल्प करेंगे। और इस बार आपको ही मेहनत से पढ़ना है, टीचर सिर्फ ऑनलाइन ही आपको इस तरीके से हेल्प कर सकता है, बिकॉज क्लासेस तो हो नहीं रही है। तो जितना डिटेल, जितना अच्छे से आप पढ़ लोगे वही आपके काम आएगा। शॉर्टकट प्लीज मत अपनाइए, इस लॉकडाउन में शॉर्टकट बहुत ही नुकसानदायक है। आप सोचोगे चलो सर ने जितना पढ़ा दिया उतना ही काफी है, तो ऐसा भी नहीं करना है। नोट्स आपको प्रॉपर खुद बनाने हैं, बुक से बनाने हैं, अच्छे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने में कोई कमी आ रही है तो हम लोगों से संपर्क करना, हम लोग उसमें भी आपकी हेल्प करें। तो जितना हो सके आपको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी है और अच्छा पढ़ना है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सोचिए कम्युनिकेशन बैरियर जो चैप्टर है या जो टॉपिक है ये हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था, वैसा ही होगा, सेम होगा, तो ठीक है वही वाला लिख देंगे जो 9th वाली स्लाइड्स में लिखा था। ठीक है, वो आपने पढ़ा, अच्छी बात है, बट अब 10th में अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा बढ़ के ही होगा, थोड़ा ज्यादा होगा उससे। ठीक है,
एक बार अपनी बुक से जरूर कंफर्म करें, एक दो पॉइंट्स बढ़ा लें। अगर 9th में आप थे तो आपसे उम्मीद की जा रही थी कि चलो ठीक है 3-4 पॉइंट भी आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट 10th में ऐसा नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स रहेंगे, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। अभी टॉपिक कवर करते हैं कम्युनिकेशन बैरियर एक बार फिर से। कवर के आपको बस रिमाइंड ही कराना है, कवर तो हम लोग ऑलरेडी 9th में कर चुके हैं, वही चीज है, बस आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। As we all know what the communication barrier is, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमें पता भी है कि कम्युनिकेशन बैरियर होता क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आने वाली किसी भी टाइप की बाधा, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम को हम कम्युनिकेशन बैरियर कहते हैं। अब कम्युनिकेशन बैरियर किसी भी टाइप की हो सकती है, तो मतलब हो सकता है सामने वाला प्रॉपर ना बोल रहा हो, या हम प्रॉपर ना सुन रहे हो, या जब वो कुछ कह रहा है तो हमारा ध्यान कहीं और है, या उसके कहने से ही पहले हमने अज्यूम कर लिया कि ये कुछ यही कहेगा बट उसको कुछ और कह जाए। तो इस तरह की कुछ मनगढ़ंत चीजें होती है जिनकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है, कभी कभी हमारे मानने से, कभी कभी सराउंडिंग्स की वजह से, कभी फिजिकल कंडीशंस की वजह से। तो किसी भी प्रकार से कम्युनिकेशन प्रोसेस के दौरान आई हुई बाधा को कम्युनिकेशन प्रोसेस का बैरियर कहते हैं। ओके, सो आगे लिखा हुआ है कि देयर आर मैनी बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन एंड दीज मे अकर एट एनी स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसा कि पता है किसी भी स्टेज पे कभी भी आ सकता है। बैरियर्स मे lead to your message becoming distorted and you therefore risk wasting both time and money by causing confusion and misunderstanding। बैरियर्स की वजह से या तो आपका मैसेज डिस्टॉर्ट हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए सामने वाला क्या कह रहा है, मैसेज आपको इनकम्प्लीट मिले, और या फिर कोशिश भी करते रहेंगे समझने की बट फिर भी टाइम वेस्ट हो रहा होगा, पैसे वेस्ट हो रहे होंगे, कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है बिकॉज ऑफ बैरियर्स। सो एक बेहतर कम्युनिकेशन के लिए जरूरत है कि जो भी बैरियर्स हैं हम लोगों को उनको खत्म कर दिया जाए, आपस के बैरियर्स को मिटा दिया जाए और प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन किया जाए, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। ऐसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैसेज पूरे क्लियर। अब रीजंस दैट कॉज कम्युनिकेशन बैरियर, जैसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर आ सकता है, कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है, और हम लोगों को एक दूसरे की बात समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी कौन सी चीज है। फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज। अब बात करते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज होता है भाषा। अब इंसान जब भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करता है तो लैंग्वेज ही यूज करता है, भाषा यूज करता है। अब ये चीज अज्यूम करके चलो कि आपकी लैंग्वेज कुछ और है बट जिससे आप कहना चाह रहे हो उसकी लैंग्वेज कुछ और है, वो आपकी भाषा समझ ही नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर है। आप कहोगे कुछ, वो समझेगा कुछ, फिर आप यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटीज का सहारा लोगे, जेस्चर्स एंड पोस्चर्स का सहारा लोगे अपनी बात समझाने का, तब उसके समझ में आएगी। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, यानी कि आपको एक प्रॉपर और एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज चूज करनी है जो सेंडर एंड रिसीवर दोनों को क्लियरली आती है, दोनों उस चीज को समझते हो, वो लैंग्वेज यूज करें। ओके, नेक्स्ट इज इनएप्रोप्रिएट इमोशंस। इनएप्रोप्रिएट इमोशंस की अगर बात करें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप किसी अपने ऐसे फ्रेंड को समझाने की कोशिश करो जो बहुत गुस्से में है, जो कुछ सुनने को तैयार है, तो वहां भी एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन बैरियर है। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे होंगे, बात समझाने की कोशिश करेंगे बट वो समझने के मूड में नहीं होगा, तो यहाँ पर इनएप्रोप्रिएट इमोशंस का मतलब हुआ कि वो पर्सन इमोशनली ही तैयार नहीं है आपकी बात सुनने, तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बैरियर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जिसको भी समझाना चाह रहे हैं, वहां पर लिसनर का ध्यान ही नहीं है, वो कहीं और सोच रहा है या कुछ और कहीं लगा हुआ है, कहीं और बातों में इन्वॉल्व है, तो वहां पर आता है लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन की वजह से फिर वो हमारी बात प्रॉपरली सुन नहीं पाता है, तो ये भी कम्युनिकेशन बैरियर है कि भाई आपकी अटेंशन होनी चाहिए सुनने के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज परसेप्शन एंड प्रेजुडिस। परसेप्शन मीन्स पहले से एज्यूम कर लेना कि हाँ यही बात रहेगी या कुछ और प्रेजुडिस इज बायस्ड होना, दैट इज पक्षपात का बायस्ड होना, पहले से सोच लेना कि ऐसा रहेगा या इसके फेवर में ही बोलेगा। तो ये चीजें भी कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती हैं। आप किसी चीज के बारे में पहले से सोच के बैठ जाओ कि नहीं ऐसा ही होगा, इमेज बना लो, कोई इंप्रेशन क्रिएट कर लो, तो ये भी कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। नेक्स्ट इज फिजिकल चैलेंजेस। अब फिजिकल चैलेंजेस की बात करें तो फिजिकल चैलेंजेस में आप समझ सकते हैं कि सामने वाले को सुनने में प्रॉब्लम है, तो आपको जोर से बोलना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा, या फिर बोलने वाला तुतलाता है या हकलाता है, तो ये चीजें भी कम्युनिकेशन में बैरियर का काम करती हैं। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्लूज। बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्लूज क्या होते हैं? आपने नोटिस किया होगा कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाले का इंटरेस्ट देखते हैं, सामने वाले के जेस्चर्स एंड पोस्चर्स को नोटिस करते हैं कि वो हमारी बात को कितना इंटरेस्टिंगली सुन रहा है। अब बॉडी लैंग्वेज एंड नॉन वर्बल क्लूज से आप ये समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे पर्सन के साथ बात कर रहे हो जो सामने वाला
बीमार है, परेशान है और आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है, बट उस समय उसके जो एक्सप्रेशंस होंगे, उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, वो ठीक नहीं होगी, बिकॉज वो बीमार है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज प्रॉपर जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसी नहीं मिलेगी। तो उस केस में भी आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा, या जैसा कम्युनिकेट करना चाहिए आप वैसा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आता है वहां पर भी एक आप कम्युनिकेशन बैरियर से कह सकते हैं। और अगला होता है कल्चरल एंड लैंग्वेज डिफरेंसेस। ये बहुत कॉमन है, अलग अलग जगह कल्चर, अलग अलग जगह का लैंग्वेज डिफरेंस होता है। तो आप देखते होंगे नॉर्मल जो इंग्लिश भी बोलते हैं, तो अलग अलग लोगों की अलग अलग टच रहता है बोलने का, बात करने का अलग अलग स्टाइल होता है, तो वो भी एक कम्युनिकेशन बैरियर का काम करता है। उनके प्रोनाउंसिएशन, उनके एक्सेंट्स चेंज होते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम आती है कभी समझने में या कभी अपनी बात समझाने में। तो ये चीज भी आप बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। अगला इज ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन मीन्स आप किसी चीज को बढ़ चढ़ के समझ लो, मतलब कुछ और ही उम्मीद कर रखी हो आपने बात करने से पहले ही, तो वहां पर भी थोड़ा कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट होता है कि आप जो सोचे बैठे हो उससे कुछ अलग ही निकले। दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन। ओके, ओवर एक्सपेक्टेशन एग्जांपल आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने कहा कि टुमारो विल हैव फन, कल बहुत मजा आएगा, तो बस हम लोगों ने माइंड एज्यूम कर लिया कि भाई कल टीचर ने कह दिया मजा आएगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, बुक्स लेके मत चलो, कल टीचर गेम्स के पीरियड में ग्राउंड में लेके जाएगी, अब इंग्लिश वाले सर बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। आपने ऐसा ऐसा एज्यूम कर लिया, मतलब ओवरली एक्सपेक्ट कर लिया आपने कि ऐसा होने वाला है। बट पता चलेगा आप जैसे क्लास में पहुंचो तो टीचर बोले कि आज हमने कहा था कि डियर फ्रेंड चलो तो आज एक एक्टिविटी करते हैं, आज हम लोग अपने बारे में बोलेंगे और अपने बारे में सुनेंगे, एक दूसरे के बारे में बात करेंगे इंग्लिश में। तो टीचर के लिए वही फन था, बट आपने कुछ और ही सोच लिया, दैट इज ओवर एक्सपेक्टेशन। क्लियर? तो वहां पर भी कम्युनिकेशन बैरियर है, मतलब आपकी जो कम्युनिकेशन थी वो इम्प्रॉपर रही, प्रॉपर नहीं हो पाई, जो सामने वाला कहना चाह रहा था वो नहीं समझे, कुछ और समझ गए, दैट इज अ कम्युनिकेशन बैरियर। ओके, नेक्स्ट इज नॉइस। अगर एनवायरनमेंट नॉइजी है, शोर शराबा हो रहा है, तो वो भी कम्युनिकेशन बैरियर है, वहां आपको बात क्लियरली समझ भी नहीं आएगी और आपको मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी। इसी तरह से फिजिकल बैरियर्स होते हैं, बारिश का मौसम हो जाए, बादल गरजने लगे या और प्रॉब्लम्स हो जाए, दूरी हो, लोकेशन अलग अलग हो, फिजिकल सेटअप आपका ठीक ना हो, ठीक है, तो ये सब चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो ये जब भी हम कम्युनिकेशन करें तो ये पॉइंट्स यहाँ नोटिस कराएं, वो उनको ध्यान में रखें और कोशिश करें कि प्रॉपर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, इन सब चीजों से बचें जो आपको यहाँ बताई गई। ओके, नेक्स्ट इज ओवरकमिंग कम्युनिकेशन। जो भी आपके कम्युनिकेशन बैरियर हैं उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे उन्हें दूर किया जाए, क्या क्या चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बैरियर ना आए और हम अच्छे से अपना कम्युनिकेशन कर पाए। पहला बी, जिस भी टॉपिक के बारे में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उसके बारे में प्रिपेयर होकर जाएं। सामने वाला कैसा फीडबैक दे रहा है, कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपके पास कुछ न कुछ होना चाहिए उसको सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला होता है लैंग्वेज कम्पिटेंसी इन यूजेस। जिस भी लैंग्वेज को यूज करके आप कम्युनिकेशन करने वाले हैं उस पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए और आपको अच्छे से यूज करना आना चाहिए कि उसे किस प्रकार से यूज करना चाहिए, या सामने वाले की वॉकैब आपसे स्ट्रांग हुई, उसने क्वेश्चन किया और आप समझ ही ना पाए, तो दिस इज नॉट द गुड। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड द लैंग्वेज competency must be there. Next is right mood, attitude and behavior. हर कम्युनिकेशन के लिए एक सही समय, सही मूड, सही एटीट्यूड, सही बिहेवियर का होना बहुत जरूरी है। अब फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, किसी टॉपिक को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, बट आपका मूड सही नहीं है एंड वो जो चीज है जो आपके माइंड में चल रही है वो आपकी कम्युनिकेशन में रिफ्लेक्ट हो रही है, तो दिस इज नॉट द गुड। या फिर जिसके साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं उसका मूड ठीक नहीं है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि आप जब कम्युनिकेशन करें तो आपका मूड सही होना चाहिए, आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए और आपका बिहेवियर सही, तो ही आप कम्युनिकेशन प्रॉपर वे में कर पाएंगे। ड्रॉप प्रेजुडिस एंड एजम्पशंस। पहले से ही जब आप कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं तो पहले से ही चीजें माइंड में नहीं रखनी है कि नहीं यार वो ऐसे लोग हैं उनके साथ मैं कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगा, वो तो बॉस है, वो तो बहुत रूड होंगे, तो इस तरह की चीजें माइंड में नहीं। या फिर आप पहले से ही पूरा बायस्ड होकर ना चलें कि नहीं मैं उसी के फेवर में बोलूंगा, वो बॉस है, अगर मैं उनके बारे में बोलूंगा तो हो सकता है मेरा इंक्रीमेंट लग जाए, मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो ये चीजें अगर आप माइंड में लेके चलेंगे तो वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है और आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। अगला केयरफुल हैंडलिंग ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। ये आपको बिल्कुल समझ के चलना है, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं। अगर आप कहीं बाहर से आए हैं और आप किसी दूसरी लैंग्वेज की ऑडियंस को कन्विंस करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और आप उनसे रिलेटेड चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, उनका कल्चर होना चाहिए, उनकी तहजीब होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही आप बात करें। उनकी लैंग्वेज के जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं, जो टोटल वर्ड्स हैं जो वो लोग यूज करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें आप ध्यान में रख के तभी कम्युनिकेशन करें। अगला हैंडलिंग फिजिकल चैलेंजेस।
जो भी फिजिकल चैलेंजेस आने वाले हैं या आ सकते हैं उनको हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए आपके पास। ओके, लाइक लाइक सुनने में प्रॉब्लम है, किसी को प्रॉपर सुन नहीं पा रहा है, तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप उसे लाउडली रिपीट कर पाएं, बार बार कह पाएं, या आप बोलने के समय पर इतने पॉजेस लें, इस प्रकार से बोलें कि सामने वाला समझ पाए। प्रॉपर आप हाथों का इस्तेमाल करते रहें, इशारों का इस्तेमाल करते रहें। तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना, आपकी बॉडी लैंग्वेज फिट होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेटिंग अप एक्सपेक्टेशंस एंड एजेंडा। जो भी आप जिस भी संदर्भ में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उसकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, तो उनको प्रॉपर सेट करके तभी जाएं। एक एजेंडा होना चाहिए कि हम ये बात किस संदर्भ में करनी है और उसका क्या निष्कर्ष है। कंडीशंस एंड यूज ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार से बात करनी है, किस मीडियम में बात करनी है, हिंदी बोलनी है, इंग्लिश बोलनी है या मिक्स बोलनी है, ऑडियंस हमारी किस भाषा को ज्यादा अच्छे से समझ पाएगी, किस कंडीशन में समझ पाएगी, जो हमारी ऑडियंस है वो किसमें कंफर्टेबल फील कर रही है, ऑडियंस के लिए क्या सुटेबल है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, तब आपको कम्युनिकेट करना है। तो अगर आप इतनी सारी चीजें प्रिपेयर होके जाएंगे तो आप मैं नहीं सोचता हूँ कि आपके कम्युनिकेशन में कोई बैरियर होगा, आपकी कम्युनिकेशन इनफेक्टिव होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें माइंड में रखनी है कम्युनिकेशन करते टाइम पर, और ये चीजें आपको नोट भी करनी है नोटबुक में, नोट्स बनाते टाइम। और आपको जब एग्जाम में पूछा जाए, अगर एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि राइट एनी पॉइंट्स टू ओवरकम कम्युनिकेशन बैरियर्स, 2 नंबर में, तो आपको कोई भी 2 पॉइंट लिख के उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, अगर 5 या 10 नंबर में पूछा जाता है तो थोड़ा सा ब्रीफली लिख के थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, 2 लाइन सबके बारे में लिखनी है। ऐसे ही पॉइंट्स नहीं लिख देने हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हैं कि आप बस खाली नाम लिख के छोड़ दो, इनके बारे में 2 लाइनें लिख देनी है, कोई एग्जाम्पल लिख देना है, तो उससे ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। ये क्वेश्चन है कुछ, ये आपको करने हैं कॉपी पे, देख लीजिएगा। कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, इसका आंसर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं कहीं से, तो आप कांटेक्ट करें, नंबर यही है मेरा, तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। और कोई वैसे प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया बस वही क्वेश्चंस के रूप में यहाँ दे दिया गया, तो आप कर लीजिएगा। और आंसर्स आपको बुक में भी मिल जाएंगे, और होता है बुक में ना मिले तो आप नेट पे सर्च कर लीजिए। बस आपको लिखना इफेक्टिव है, अच्छा लिखना है, सबके मार्क्स अच्छे हैं। क्योंकि अभी हम कॉपी चेक तो कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज स्कूल का नहीं पता कब खुले, तो आप लोग एक इफेक्टिव वे में अच्छे से अच्छा मेथड ढूंढ के नेट पे तब इनके आंसर्स देखेंगे। ओके, सो आई थिंक आज क्लास ठीक है, तो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है, किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट करिए। और बस वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपके जो भी नीडी फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचे, और साथ ही साथ कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों की भी हेल्प हो जाए जो प्रॉपर वे में पढ़ नहीं पा रहे हैं, या किसी टॉपिक को समझने में जिन्हें प्रॉब्लम है, तो वो ये आराम से देख के समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाता हूँ मैं वीडियो, बहुत हिंदी ज्यादा यूज करता हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो हमारी है वो हिंदी को ज्यादा अच्छे से समझती है। तो आप सब लोगों को ध्यान में रख के वीडियो बनाए जाते हैं। सजेशंस जो है आप लोगों के मोस्ट वेलकम है, आप जो सजेशन देना चाहें कि सर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वीडियोज में ये कमी है, तो हम उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, लव यू गाइस।